हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू एसएससीटी पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स के आपकी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे आपको मिलता हूँ तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के वीडियोस के साथ मैं आपको मिलूंगा। फिलहाल अभी आपकी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है और एसएससी के इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एसएससी के साथ साथ इकोनॉमिक्स में जो भी सिलेबस आपका कवर किया जाएगा एसएससी के किसी एग्जाम या बैंकिंग के या नॉन और या तो रेलवे वगैरह के आप एग्जाम देते हैं, मतलब किसी भी तरह के वनडे एग्जाम देते हैं और अगर उसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि ये आपके वीडियोस हमेशा काम आने वाले हैं। ये वीडियोस, इन वीडियोस से आपका सिलेबस वो सारे के सारे कवर होते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, थंबनेल देखा होगा तभी आप आए होंगे। आज का जो आपका थंबनेल का है वो है 5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर प्लानिंग से लगभग में सभी एग्जाम्स में कुछ ना कुछ सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज हम अपनी 5 ईयर प्लानिंग को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे यहाँ बेसिकली 5 ईयर प्लानिंग में हमें पढ़नी है और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो कुछ नहीं करना है, अपने नोट्स ओपन कर लीजिए और हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़िए। चीजें हम बेहतरीन ढंग से करेंगे, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। आज के बाद से पंचवर्षीय योजना में अगर कोई भी सवाल पूछा गया तो मैं गारंटी देता हूं कि इस नोट्स के बाद आपसे कोई सवाल छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और आते हैं आज के अपने टॉपिक पे, जैसे हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना। आप क्या कहते हैं बेसिकली भाई? पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लानिंग। क्या पढ़ेंगे? 5 ईयर प्लानिंग या पंचवर्षीय योजना। तो पहले हम जानेंगे कि प्लानिंग कमेटी बनी कैसे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या कब ये माइंड में ख्याल आया। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे और फिर कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं, सीधे फैक्ट पे बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम में सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माना जाता है कि जो सबसे पहले हमारी प्लानिंग कमेटी बनी थी उसके चेयरपर्सन तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, नो डाउट, हमारे कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्हीं के। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे पीएम जी से पहले भी कुछ और ट्रायल हुए थे। जी हाँ, इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो 1944 1944 से लगभग में इसके अलग अलग एफर्ट्स किए जाते हैं। इन 1944 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, भाई व्यापारी लोग होते थे, उनको भी प्लानिंग की जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा, मतलब ये वो दौर है कि आप कह सकते हैं 1947 में देश आजाद हुआ है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास बना नहीं है और उससे पहले की बात है कि यहाँ पे ट्रायल चल रहा है। तो आप कहेंगे कि ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान कॉल्ड द बॉम्बे प्लान। तो याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कभी कभी कि बॉम्बे प्लान कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहीं से देख लीजिए 1944 बॉम्बे प्लान, 1944 बॉम्बे प्लान याद रख लीजिए। बॉम्बे प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था किसके थ्रू? कुछ 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बट द इंडस्ट्रियलिस्ट फेल टू इम्प्लीमेंट द प्लान स्ट्रेटेजी। सवाल ये है कि आपने इंट्रोड्यूस किया वो बात अलग है, लेकिन शायद इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी या किसी भी रिसोर्सेज की कमी, या हो सकता है कि फिर आपस में इनका जो कन्वीनियंट मेथड था, जो कम्युनिकेशन था, वो उतना अच्छा ना हो पाया हो। तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि ये फेल हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें 1944 इंस्पायर्ड बाय द इकोनॉमिक व्यू ऑफ गांधी जी। गांधी जी का इकोनॉमिक व्यू अलग था, सभी से अलग था। गांधी जी का अपना इकोनॉमिक व्यू था, तो गांधी जी के व्यू के हिसाब से एक इकोनॉमिक प्लान बनाया गया। किसके थ्रू? फिर एक आया सिमरन नारायण, कंस्ट्रक्टेड अ प्लान कॉल्ड गांधीयन प्लान। तो याद रखिएगा इस पर्सन का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, सिमरन नारायण। क्या है भाई? सिमरन नारायण जी है। इन्होंने एक प्लान बनाया जिसे क्या बोला गया? गांधीयन प्लान बोला गया। इसमें गांधी जी ने जो इकोनॉमिक्स की कि कंट्री में क्या अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गांधी जी के अपने विचार थे, उस विचारों को ध्यान में रखते हुए ये गांधीयन प्लान बनाया। हालांकि खैर इतना भी वर्क ये भी नहीं किया। उसके बाद ये नाम याद रखिएगा इंडियन हिस्ट्री में, एम एन रॉय। आप जब पॉलिटी पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, एम एन रॉय जी का नाम आप भुला नहीं सकते। ये मतलब हमारी इंडियन इतिहास के एक हीरे हैं, ही इज अ काइंड ऑफ डायमंड, आप समझ सकते हैं। तो एम एन रॉय जी का लगभग में हमारी हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है आज़ादी के टाइम पे, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जैसे कि सबसे पहली बार जो संविधान सभा का प्रस्ताव है, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, जब पॉलिटी पढ़ाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा आपको, तो एम एन रॉय जी की तरफ से रखा गया था। ठीक है, उसके बाद फिर 1935 में हमने डिमांड रख दी ब्रिटिशर्स से कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो इस तरह से एम एन रॉय जी के बारे में जान लीजिए।
तो एम एन रॉय जी ने एक इंट्रोड्यूस किया प्लान जिसे कहा जाता है पीपल्स प्लान इन अप्रैल 1945। तो आप देख रहे हैं 1944 से 1945 के बीच में अलग अलग प्लान, कुछ एक बॉम्बे प्लान, एक गांधीयन प्लान और एक क्या हो गया पीपल्स प्लान। तो पूछ लिया जाए कि एम एन रॉय जी ने 1 अप्रैल 1945 को कौन सा प्लान रखा था, तो वो पीपल्स प्लान था। वो क्या था? पीपल्स प्लान था। अब सवाल ये आता है कि हुआ क्या इन 9 जनवरी। तो ये सारे के सारे लगभग में फेल रहे, ये सारे के सारे लगभग में क्या रहे? फेल रहे, उतने सक्सेसफुल हुए नहीं। इन जनवरी 1950 अगर आप पाएंगे तो जयप्रकाश नारायण पब्लिश्ड अ प्लान कॉल्ड सर्वोदय प्लान। जयप्रकाश नारायण जी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है हमारे इंडिपेंडेंस में, तो इनके भी नाम को स्टार मार्क कर लीजिए और याद रखिएगा इनका जो प्लान था वो पूछ लिया जाता है कि सर्वोदय प्लान किसके थ्रू बनाया गया था। तो आप कहेंगे सर्वोदय प्लान सर बनाया गया था जयप्रकाश नारायण जी के थ्रू। किसके थ्रू बनाया गया था? जयप्रकाश नारायण जी ने बनाया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये सारी की सारी चीजें जो बोल गई अंडरलाइन आप इसे अच्छे से कर लीजिए, याद रखिए इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि सर्वोदय प्लान उन्होंने बनाया था। हाउएवर दिस प्लान फेल्ड टू लॉन्च द कंट्री। तो कंट्री में जब ये लॉन्च किए गए ये उतने सक्सेसफुल हुए नहीं, and the planning commission was constituted on 15th March 1950 and the National Development Council NDC was formed on 6th August 1952। तो हमारे यहाँ जो प्लानिंग कमीशन है, रियलिटी में जो प्लानिंग कमीशन वर्क करती है, जिस प्लानिंग कमीशन ने वर्क करना शुरू किया वो कहाँ पे है भाई? वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुई है? वो सब 15 मार्च 1950 को, याद कीजिए 15 मार्च 1950 को। तो 1950 में 15 मार्च को हमारे पास हमारा प्लानिंग कमीशन मिल जाता है और 6 अगस्त 1952 को क्या मिल जाता है? 6 अगस्त 1952 को डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, ये आज भी वर्क करती है। तो याद रखिए 3-4 चीज इंपॉर्टेंट। 1942 बॉम्बे प्लान, देन गांधीयन प्लान मेड बाय श्रीमन नारायणा, एम एन रॉय, पीपल्स प्लान, and in the after 5 years in January 1950 Jayaprakash Narayan ji published Sarvodaya plan. They all are failed because of the many reasons, okay, but the planning commission which was made on 15 March 1950, from here whatever they made, यहाँ से जो कुछ भी बनाया गया वो इफेक्टिव रहा। तो अब हम आते हैं अपने 5 ईयर प्लान्स पे। पहली बात एक और चीज याद रख लीजिएगा कि 5 ईयर प्लान सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस का मतलब सीधी बात जानिए, उस टाइम यूएसएसआर था, रशिया नहीं था। उस टाइम क्या था? यूएसएसआर। इसे कहा जाता था सोवियत संघ। क्या कहा जाता था? सोवियत संघ। जो जाके ब्रेक होता है, सोवियत संघ कब ब्रेक होता है? 1992 में। अगर आप में से किसी बच्चे ने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो उसे इसका मतलब पता होगा, क्लास 9th में है रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति। अगर आपने रूसी क्रांति पढ़ी है, क्या पढ़ी है? रूस की क्रांति पढ़ी है, तो आपको इसमें डाउट नहीं होगा कि भाई यूएसएसआर क्या था या सोवियत इन्फ्लुएंस क्या था। तो वहां पे एक लीडर आया जिसका नाम था स्टालिन, ठीक है? क्या था? स्टालिन। उसने 5 ईयर प्लानिंग इंट्रोड्यूस की। क्या इंट्रोड्यूस की? 5 ईयर प्लानिंग, और ये बड़ी इफेक्टिव रही वहां पे। तो वहीं से नेहरू जी ने या इंडिया या नेहरू जी ने इन्फ्लुएंस्ड होके कहा कि भाई सोवियत संघ इतना विकास कर रहा है 5 ईयर प्लानिंग के थ्रू, तो हम भी 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम अपनाएंगे, और वहीं से 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम को अपनाया गया। तो इंडिया में एक तरह से कह सकते हैं कि यूएसएसआर, उस टाइम रशिया वर्ड यूज ना करके आप क्या कहेंगे? यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर मोर देन 22 से ज्यादा कंट्रीज का एक ग्रुप था। केवल रशिया उसका हेड था, ये अलग बात है, बट पावर में यूएसएसआर था, नॉट द रशिया ओनली, द यूएसएसआर वाज पावरफुल टिल 1992। 1992 में यूएसएसआर ब्रेक डाउन होता है। ये अमेरिका और रशिया का कोल्ड वॉर वाला सिचुएशन है, जिसको कभी किसी लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा कि कोल्ड वॉर वगैरह क्या होते हैं, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पूछा जाता है कि किस मॉडल पे, ये एक केवल 2 ही 3 पंचवर्षीय योजना है जिसका मॉडल पूछा जाता है। तो बोला जाता है कि हेराल्ड डोमर मॉडल, इसे आप हेराल्ड भी कहते हैं, हेराल्ड डोमर मॉडल कहते हैं, ठीक है? मॉडल का नाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये पूछा जाएगा। अब सवाल ये कि ये मॉडल कैसा मॉडल है? वैसे तो हेराल्ड और डोमार दोनों एक दूसरे के विपरीत बात करते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी बातें इनकी और कुछ उनकी अच्छी बातें उनकी को मिला के
चलाया गया। इसको बेसिकली वन सेक्टर मॉडल कहते हैं। वन सेक्टर मॉडल का मतलब, इस मॉडल का प्रयोग आप तब करें जब आपको किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा विकास करनी हो। इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिया का बंटवारा हुआ था, बंटवारे के बाद बहुत सारे रिफ्यूजीज आए थे, पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, उनको इस्टेब्लिश करना, लोगों के हाउस टाइम इंडिया का मेन एम क्या था, एनी हाउस सबसे पहले खाने की व्यवस्था हो जाए, भाई सबके पास अनाज हो, एटलीस्ट अनाज हो, लोगों को भूखा ना मरना पड़े, ये सारी चीजें हमें ज्यादा इंश्योर करनी थी। तो हमने वन सेक्टर मॉडल पे दिया। तो एम पूछा जाए तो एम में ध्यान दीजिएगा, एम मतलब आप कहते हैं उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही था कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास किया जाए, कृषि का विकास किया जाए भाई, जो भी है कम से कम खाने के लिए खाद्यान्न की दिक्कत ना हो, या प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट कहा जाए। क्यों? क्योंकि जो कृषि है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, और प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड उस टाइम पे जो भी चीजें अवेलेबल थी उसको क्या किया गया, उसको मायने में रख के विकास के लिए इस पे कोशिश की गई, उसको ध्यान में रखा गया कि हम कितना इसमें विकास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें, यहाँ पे लिखा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव्स, वही मेन का उद्देश्य था, प्लान वाज इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी, वही मैंने बोला ना कि खाद्यान्न, खाना, अनाज, इसकी व्यवस्था करना था। इट ऑल्सो फोकस ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, की रोजगार दिया जाए। भाई आज के तरह उस टाइम पे जनसंख्या तो नहीं थी हमारे यहाँ, उस टाइम तो कहा जाता था कि सरकारी नौकरी लोग करने के लिए कहते थे तो लोग छोड़ के भाग जाते थे, तो वो हाल थी। ठीक है, तो उस टाइम पे फुल एम्प्लॉयमेंट, रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लोग भाई आए थे अलग अलग देशों से, मतलब अलग देशों से, पाकिस्तान से आया था, अलग अलग हिस्सों से आए थे इंडिया में, तो बड़ी मुश्किल थी। कोई भी इकोनॉमिक अनइक्वालिटी आज भी है, तब भी थी, बट कोशिश की जाती है। पावर एंड ट्रांसपोर्ट, तो थोड़ा सा भाई ट्रांसपोर्ट वगैरह पे भी ध्यान दिया गया। खैर मेन, अगर मेन उद्देश्य से पूछा जाए तो आपको यही याद रखना है, मेन उद्देश्य में ये याद रखना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका काम बन जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग से। इससे ज्यादा मॉडल का नाम, उद्देश्य, हमेशा देखिए मॉडल और उद्देश्य, और सक्सेसफुल रही कि नहीं तो ठीक ठाक ओवरऑल ओके थी ये परियोजना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एज रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिफ्यूजीज एंड प्राइस स्टेबिलिटी वर अचीव्ड टू द सम एक्सटेंट, तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक, क्योंकि हम जस्ट आजाद हुए थे और ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो कुछ हद तक हम कामयाब थे, कुछ हद तक कामयाब हुए, और ये चलिए एक नए आजाद देश के लिए अच्छी बात है। ठीक है, और रिफ्यूजीज और प्राइस स्टेबिलिटी मतलब कीमतों को नियंत्रण करना भाई, कीमतों को नियंत्रण करना, क्योंकि बाजार अगर नियंत्रण नहीं रहा तो आप खाद्यान्न सिक्योरिटी कैसे करेंगे। तो कोशिश की गई कि कीमतें नियंत्रण में रहें, जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं, जो सामान्य खर्चे पानी की चीजें हैं, उसकी कीमतें इतनी ही रहें कि आम जनता इसको खरीद पाए, तो थोड़ी गरीबी और भुखमरी से आज़ादी मिलेगी। ठीक है, तो हालात हमारी खराब थी, नो डाउट। हम एक नया देश बना था, ऊपर से पार्टीशन, इतने दंगे और इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हम झेल रहे थे, तो आसान नहीं था, ये दौर बहुत मुश्किल दौर रहा। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान ये कब स्टार्ट हुआ, 1951 से। कब स्टार्ट हुआ, 1951 से। 1951 से स्टार्ट होगा तो कब बंद होगा भाई, 1956 में। क्या होगा, 1956 में ये बंद होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे और समझते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में हमारे पास क्या है। अब सीधी बात है सेकेंड, और एक चीज याद रखिएगा, ये पूछा जाता है उसी टाइम पे अब बहुत सारे डैम वगैरह बनाए गए। तो सबसे पहला जो हमारा डैम बनाया गया वो भाखड़ा नांगल डैम, ये किस रिवर पे है, सतलज रिवर पे, याद रखिएगा सतलज रिवर पे ये बनाई गई है, जिसे आप कहते हैं सतलुज रिवर। सतलुज या सतलज अलग अलग नाम लिया जाता है। कहाँ से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं, हिमाचल प्रदेश से होके आती है, एक्चुअली निकलती है मानसरोवर लेक तिब्बत से है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत में नियर मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर लेक के पास से ये निकलती है तिब्बत से, और हिमाचल से होते हुए कहाँ, पंजाब, और पंजाब से पाकिस्तान चली जाती है। तो इसी पे हमारे यहाँ भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया। तो भाखड़ा नांगल डैम परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। मैंने सारी चीजें आपको लिख दी है, इंपॉर्टेंट वर्क के नाम से ये पूरी स्लाइड ही है, तो आप समझ लीजिए कि जो पहली पंचवर्षीय योजना में पहला डैम जो हमारा बना, भाखड़ा नांगल डैम बना, सतलज रिवर पे बना। सतलज रिवर तिब्बत के नियर मानसरोवर लेक से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब, और पंजाब से पाकिस्तान में जाके इंदस रिवर में मिल जाती है।
इसके बाद एक दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई। ये दामोदर रिवर कहाँ है? आप कहेंगे सर दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल के पास है, वेस्ट बंगाल से होके गुजरती है लेकिन निकलती शायद झारखंड से है, एग्जैक्ट इसका आई थिंक झारखंड से निकलती है और हुगली रिवर में जाके मिल जाती है। तो फिलहाल इतना जानिए कि दामोदर घाटी परियोजना जो है ये दामोदर रिवर पे बनी हुई है और ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और व्यास रिवर, व्यास आपको पता ही है कि व्यास हिमाचल में से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल से ही ओरिजिनेट होती है, हिमाचल से ओरिजिन होती है और ये पंजाब के पास जाके कहीं मिल जाती है सतलज में और वहीं फिर ये डैम बनता है। तो व्यास परियोजना भी बनाई गई। तो ये डैम लगभग उसी के लिए वहीं से एक कैनाल निकाली गई है, अपनी इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये जान लीजिए कि 3 है, दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगल एंड ब्यास। ब्यास आपको भी पता है कि बहुत तेज बाढ़ आई थी पंजाब में, तो ब्यास ने तबाही मचाई थी। तो ब्यास वही है, एक पहाड़ी रिवर है जो हिमाचल से निकल के पंजाब पहुंचती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? यहाँ तक अभी सारी चीजें हमने पहले 5 ईयर प्लान में एकदम डिटो कर ली कि ये कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे आपकी स्लाइड्स पे लिखे हुए हैं। चलिए दूसरी पे आते हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लानिंग हमारी कैसे चलेगी। अब आप कहेंगे सर ये 1956 से चलेगी और 5 ईयर जोड़ लें तो आप 1961 तो कहीं रखते हैं कि 1961 तक चलेगी। कई बार बच्चे कहते हैं ईयर नहीं लिखा। हाँ, ईयर लिखना जरूरी है, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं क्या आते हैं, गैप आते हैं, तो आपको ईयर से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, और इजी है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द महानबोलिस प्लान। अब देखिए भाई ये क्या है? महानबोलिस प्लान, अगर मैं सही हूं तो शायद इसकी हिंदी यही है, ठीक है। महानबोलिस प्लान है, इसको कहते हैं महालनोबिस, सॉरी ये मिस्टेक है, मैंने कहा ना महानलोबिस प्लान इसे कहते हैं, ठीक है। ये ल पहले आएगा, या अब सही है, महानलोबिस प्लान कहते हैं इसे, ठीक है, इसे कहते हैं महानलोबिस प्लान। द प्लान फोकस मेनली ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप कह सकते हैं कि इस योजना का एम क्या था, इस योजना का एम क्या था। तो अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इसे आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, या आप इसे कह दें औद्योगिक विकास। क्या कहते हैं? औद्योगिक विकास कह सकते हैं। औद्योगिक विकास इसका मेन एम था कि सबसे ज्यादा क्या किया जाएगा? औद्योगिक विकास किया जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाएगा, और इसीलिए बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज लगाई गई। कहाँ लगाई गई? ये देखिए, दुर्गापुर, भिलाई। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो लिख लीजिए भाई, दुर्गापुर, भिलाई। थोड़ी सी स्पेलिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है। और राउरकेला, ये सब झारखंड से लेके उड़ीसा के बीच में आएंगे आपके। मोस्टली ये क्या होंगे? झारखंड और उड़ीसा के बीच में ये सब आते हैं। राउरकेला अगर मैं सही हूँ तो उड़ीसा में है, एक बार कंफर्मेशन आप साइड से कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि ये उड़ीसा में है, आई एम नॉट सो श्योर, थोड़ा सा डाउटेबल है। फिलहाल ये जानिएगा कि ये सारे के सारे स्टील इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे क्या है? स्टील इंडस्ट्री, स्टील प्लांट है। क्योंकि यहाँ पे क्या, ये सारी जगहों पे देखिएगा ध्यान से, तो कोयला पाया जाता है आसानी से, और क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो आपको पता है कि आयरन, कोयला, मैंगनीज वगैरह मिला के स्टील बनाया जाता है, जो आयरन से काफी मजबूत होता है और इरोजन कम होती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो औद्योगिकरण, सीधी बात जानिए, महानबोलिस मॉडल प्लान, एक स्टार मार्क इसे कीजिए, दूसरा स्टार मार्क क्या कीजिए, इसका एम क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। और तीसरा, ये तीनों के तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में किस 5 ईयर प्लान के तहत स्टील प्लांट लगाए गए। तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि सेकंड 5 ईयर प्लान है, ठीक है। ये अपने आप में एक सक्सेसफुल प्लान रहा था, ठीक है। आप कह सकते हैं इसकी सक्सेस इसकी रेट अच्छी थी, ग्रोथ रेट हमारी इसमें क्या थी? ठीक थी, जो चाहा था वो अचीव करने में कामयाब रहे थे। इतने प्लांट लग गए तो सीधी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गया। तो पहले हमने क्या किया? पहले में प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया। अब बताइए इंडस्ट्रीज किस सेक्टर में आती है? ये सेकेंडरी सेक्टर में आती है। किस में आती है? सेकेंडरी सेक्टर में आती है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आती है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं सर कि पहले 5 ईयर प्लान में हमने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने सेकेंडरी सेक्टर देखा। तो इजी है लर्न करना एकदम फटाफट। 5 ईयर प्लान को आसानी से पढ़ेंगे ना, सारे लर्न हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं।
अब सवाल है कि थर्ड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ होगा? सीधी बात है सर, 1962 से स्टार्ट हुआ होगा। जी हाँ, नहीं, 1961 में फिनिश हुआ था तो वहीं से खत्म होगा ना, 1961 से 1966 तक, ये इसका ड्यूरेशन था। इसका क्या था? ड्यूरेशन था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 3 चीजें जानिएगा। ये बहुत बड़ा फेलियर रहा हमारे लिए, बहुत बड़ा फेलियर रहा। ये प्लान असफल रहा। असफल होने के कारण बहुत हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो उन कारणों को जान लीजिए। ड्यू टू द इवेंट्स ऑफ चाइनीज एग्रेशन, 1962 में क्या किया? चाइना ने अटैक कर दिया, तो इंडो चाइना वॉर हो गया। इंडो चाइना वॉर में भाई क्या हुआ? वो जो तिब्बत का और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है वो कहाँ चला गया? चाइना के पास चला गया। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि चाइना हेल्प करेगा, हिंदी चीनी भाई भाई थे। अचानक चाइना अपनी एग्रेसिव पॉलिसी से बाज नहीं आया और उसने अटैक किया। उस टाइम हम उतने ज्यादा तैयार नहीं थे, बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद बैक टू बैक देखिए, इंडो पाक वॉर, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इंडिया पे 1965 में। 2 से 3 साल नहीं बीते, इनको लगा कि हम बड़े कमजोर हैं और इनको अटैक करके हरा दो, इंडिया को इतने में जीत लेंगे। हालांकि हम इतने कमजोर हैं नहीं जितना वो समझते थे। आज हालात देख सकते हैं वो। एंड सीवर ड्रॉट ड्यूरिंग, और बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। सूखा कब पड़ा? 1965 से 1966 में। तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक मारने से इंडिया की कमर, कहते हैं ना कि कमर टूट जाना, तो हमारे देशवासियों की कमर टूट गई थी। लेकिन हौसले बुलंद थे, कहते हैं ना हौसले बुलंद हैं, कर हौसले को इतना बुलंद कि जिंदगी भी तेरे सामने सर झुका ले। तो वही थी हाल कि हमारे हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। एज ए इंडियन वी नो, हमने बहुत कुछ देखा है, हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत कुछ देखा है, हमने बहुत कुछ देखा है। तो हौसला नहीं हारना है। ऐसे आपको भी जब तैयारी करते हैं हौसला नहीं हारना है, हौसले मजबूत रखिए, चीजें आप कर सकते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं है दुनिया में। अगर कोई बेहतर चीज कोई कर रहा है तो वो आप भी कर सकते हैं। तो बस उसी हौसले के साथ आप बने रहिए, ठीक है। द प्लान एम टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग। इसमें हमारा क्या प्लान था भाई? इसमें हमारा उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि एंड उद्योग का विकास। तो इसे कहा गया सेल्फ रिलायमेंट। सेल्फ रिलायमेंट का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर भारत। हम क्या चाहते थे? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता भैया, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम करना चाहते थे। और इसी के साथ साथ हमने इसमें, और इसी के साथ और क्या था एम में? ये एम लिख रहा हूं मैं, तो एम में था आत्मनिर्भर भारत। और इसी के साथ साथ हमें इसी में बोला गया कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को विकास करेंगे। किसको? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योग, ठीक है, दोनों को साथ लेके चलेंगे हम। तो कृषि, आप कह सकते हो कि कृषि और उद्योग सर दोनों को हमने प्लान में रखा था कि कृषि और उद्योग दोनों को साथ में लेके चलेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो हमारा प्लान था सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। द एम वाज शिफ्टेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस। और अब क्या हुआ, जब ये सारी चीजें हुई तो हमें लगा कि चलो पहले हम इसको हटाते हैं, पहले हम अपनी डिफेंस को, रक्षा या सुरक्षा, ठीक है, हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी करनी है। क्योंकि ये इतने अटैक्स के बाद हमें अपनी आर्मी पे फोकस करना पड़ा। क्योंकि अगर आप शांति से जीना चाहते हो ना, तो हमारी किस्मत इतनी खराब निकली कि आप दुनिया में कुछ भी चूज कर सकते हो, आप पड़ोसी नहीं चूज कर सकते। सोचिए भारत कितना शांति प्रिय देश है। इतनी शांति प्रिय देश में इतने खराब पड़ोसियों का मिलना हमारे लिए सरदर्द से कम नहीं। इधर से पाकिस्तान मिल गया, ऊपर से चाइना मिल गया, जीना हराम कर रखा था इन लोगों ने। एक देश जो अभी आजाद हुआ है, अपनी चीजों को शांति से करना चाहता है, दुनिया में शांति का संदेश दे रहा है, उसके साथ इतना बुरा। लेकिन कहते हैं ना, आप कितना भी बुरा कीजिए, अगर हमारे हौसले अच्छे हैं तो हम कुछ अच्छा करेंगे। इंडिया रिसोर्टेड द बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हमने IMF से पैसा लिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बेकार हो गई, हमारे सारे टारगेट बेकार हो गए, वॉर में अच्छे खासे पैसे खर्च हुए, आर्मी पे हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, तोपें मंगाने पड़ी, हथियार मंगाने पड़े, आर्मी को ट्रेन करना पड़ा, आर्मी की संख्या बढ़ानी पड़ी। तो कहने का मतलब ये था कि हम डिफेंस में उतने ज़्यादा थे ही नहीं। हमें ऐसा लगा कि शांति से रहेंगे तो क्या बॉर्डर पे इतने पैसे, आज भी जितना बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के पैसा खर्च होता है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे जितना पैसा खर्च करना पड़ता है हमें, अगर वो पैसे बचते तो हम अपने विकास में कहीं लगाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पड़ोसी खराब मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी हराम कर देते हैं वो, ठीक है। इसलिए पड़ोसी चुन भी तो नहीं सकते हैं हम, दिक्कत तो ये है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या हुआ, IMF से पैसा लिया। तो इंपॉर्टेंट रखिए कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम अगर IMF से पैसा लिया है तो वो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में लिया गया। इसी में 1962 में ही हमने लॉन्च किया था। देखिए हमने कहा बोला कि कृषि और उद्योग दोनों को ध्यान में रखना था। ये तो भाई हमारा एम था ना, एम शिफ्ट हो गया अलग बात है। तो पूछा जाता है तो सबसे पहली बार
ग्रीन रिवॉल्यूशन 1962 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि यहाँ पे 1962 में इसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इन सारी कारण से, जिसे आप कहते हैं हरित क्रांति। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। तो आप जान लीजिए कि ये सारी चीजें पॉइंट लिखते जाइए कि हरित क्रांति हमारी स्टार्ट ही नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये सारे इफेक्ट्स आ गए और इतने में फिर हम कोई भी देश कैसे स्टैंड करे। ठीक है, तो फिर भी याद रखिए कि चलिए, तो 1961 से 1966, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि हमें थोड़ी सी हेल्प मिली। तो विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, वही मैंने बताया था ना, यूएसएसआर की हेल्प से हमने इसी बीच, इन सारी समस्याओं के बीच, हमने झारखंड में, क्योंकि आपको पता है झारखंड हमारे यहाँ का क्या है? मिनरल हाउस है। मिनरल हाउस है, छोटा नागपुर प्लेटू में ये हमारा मिनरल हाउस है। कहा जाता है कि खनिज, मिनरल्स को क्या कहते हैं? खनिज। तो कहा जाता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो केवल कॉपर को छोड़ दिया जाए। कॉपर भाई एक ऐसा है जो तांबा आप कहते हो, ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। लगभग इंडिया में जितने मिनरल्स पाए जाते हैं उसका 80% मिनरल लगेगा झारखंड में लगभग में पाए जाते हैं। तो इसे मिनरल हाउस कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोकारो में, वो कौन सी जगह है? बोकारो स्टील इंडस्ट्री। आज भी इंडिया का सबसे ज्यादा स्टील बोकारो के आसपास, बोकारो से ही प्रोड्यूस होता है। तो बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में। जितने लोगों ने स्टील इंडस्ट्री में कभी काम किया है तो बोकारो के प्लांट्स में जरूर गए होंगे। ये इंडियन गवर्नमेंट का प्लांट है। तो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यूएसएसआर के थ्रू किया गया। तो याद कीजिएगा, राउरकेला, भिलाई और एक कौन था? दुर्गापुर। ये किस प्लान में थे? सेकेंड 5 ईयर प्लान में। कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सोचते हैं अगर स्टील प्लांट है तो सारे के सारे सेकंड में होंगे। नहीं, बोकारो जो है, बोकारो वाला ये इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। इसको कई बार पूछा गया कि बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री किस 5 ईयर प्लान में सेटअप किया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि सर थर्ड 5 ईयर प्लान में बोकारो स्टील इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है। ठीक है, यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं। जितने पॉइंट्स हैं उसको नोटेड डाउन करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। जब आपके अपने नोट्स रहेंगे ना, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। अपने नोट्स से बेहतर कुछ नहीं होता। तो आप अपने नोट्स को अपने पॉइंट्स में लिखिए, पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलिए। हिंदी इंग्लिश सब में लिखा है, जो आपको लैंग्वेज लिखती है, बाइलिंगुअल लिखना है बाइलिंगुअल लिखिए, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए। अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, बाइलिंगुअल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अगले पे, 4-5 ईयर प्लानिंग में आते हैं कि भाई 4-5 ईयर प्लानिंग क्या है। तो पहले आप देखिए, थर्ड कहां से था? यहां तक 1966 तक। अब 4-5 ईयर प्लानिंग में आने से पहले आपको कुछ पता चलेगा इसमें कि 1966 के बाद ये 1969 से स्टार्ट होता है। 1969 से, और पिछला कब खत्म हुआ? 1966 में। इसका मतलब 66 से 69 के बीच में योजना अवकाश कहते हैं। जब हालात बहुत खराब हो जाए तो हम कोई प्लानिंग नहीं बनाते, ईयरली प्लानिंग से काम चलाते हैं। तो उस बीच में गवर्नमेंट कहती है कि भाई थोड़ा सा ईयरली प्लानिंग चलाएंगे, तो योजना अवकाश हुआ। इसे पहला योजना अवकाश कहते हैं। इसे आप कहेंगे फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे, प्लान हॉलीडे इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आप कह सकते हैं सर 66 से लेकर 69, तो 2 से 3 साल का हमारे यहाँ होल्ड रहा। फिर 1969 से हम स्टार्ट करेंगे और फिर 5 ईयर जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 74। ठीक है, तो हमारा 4-5 ईयर कब स्टार्ट होता है? 1969 से 1974। इसमें क्या बोला गया? इट एम फॉर द ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी। ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी को आप क्या कहते हैं? स्थिरता के साथ आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? वही चीज जो पुराना था उसी को रिपीट किया गया। जो पुराना था क्या किया गया? उसी को रिपीट किया गया। उसमें आत्मनिर्भरता था। यहाँ पे क्या बोला गया? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। स्टेबल भी रहेंगे, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। अच्छा, आत्मनिर्भर बनना है तो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब आप कहेंगे कि कृषि विकास और उद्योग विकास। क्या हो? कृषि और उद्योग विकास हो, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का विकास होगा, तो ही तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे। सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनेंगे? कि इंडस्ट्री में हम सारी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और प्राइमरी में सब कुछ उगाएंगे, उसी को तो सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर करेंगे, रॉ मटेरियल बनाएंगे, तभी तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे। ठीक है, तो द फैमिली प्लानिंग, सबसे पहली बार परिवार नियोजन। भाई जनसंख्या बढ़ रही थी तो परिवार, सरकार ने कहा कि जनसंख्या पे भी तो कंट्रोल करें, तो परिवार नियोजन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार
परिवार नियोजन किस 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया? तो 4th 5 ईयर प्लान में। किसमें? 4th 5 ईयर प्लान में सबसे पहली बार, स्टार मार्क कर लीजिए, किया गया। इसका एम आपको दिख गया, एम वही है, बस उसमें क्या था? आत्मनिर्भरता, कृषि और औद्योगिक विकास 4th का था। 4th से 5th में आने के बाद ये सारी लाइनें सेम है, बस एक क्या बोला दिया जाएगा? ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी। विकास किसके साथ? स्टेबल विकास, मतलब आसानी, आराम से चलेंगे, सारी चीजों को बैलेंस करके चलेंगे। ठीक है। स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो शिक्षा और रोजगार पे ध्यान दिया गया। शिक्षा और रोजगार पे ध्यान अच्छा खासा दिया गया। ठीक है। इसी के साथ साथ जान लीजिए कि भाई स्टेबिलिटी में आपको पता है कि 1969 में हमारे यहाँ 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। कितने? 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है। नेशनलाइज बैंक जब होते हैं उसका मतलब क्या हो गया कि वो पब्लिक सेक्टर के बैंक है। मैंने टाइप्स ऑफ बैंक्स आपको पढ़ाए हैं, उसमें भी मैंने ये बात बता दी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं। तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कराया गया। अभी बैंकिंग हिस्ट्री आपको थोड़ी सी पढ़ानी बाकी है। ठीक है। इस ईयर इंडिया ने सभी 5 ईयर प्लान में छोड़ दिया था, तो 4th ईयर में हाईएस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन है उसको हमने 1966 से एग्जैक्टली अप्लाई किया। 1966 जो योजना विकास था, उस ड्यूरेशन में जो हरित क्रांति थी, इसको हमने अप्लाई किया। हरित क्रांति को अप्लाई करने में सबसे पहले कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब का इलाका आता है, हरियाणा का इलाका आता है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। क्या है? वेस्टर्न यूपी। इसमें पहले गेहूं और फिर चावल के बारे में ध्यान दिया गया। तो आप कहेंगे कि हरित क्रांति 1966 में ही लॉन्च कर दी गई, क्योंकि 1962 में लॉन्च की गई थी, तो अटैक के रीजन से कुछ हुआ नहीं, बहुत सारी हालत खराब रही। तो 1966 से प्लानिंग हॉलीडेज में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। हरित क्रांति आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती करना, हाइब्रिड सीड, फर्टिलाइजर एंड ऑल। तो इन इलाकों के में हैवी प्रोडक्शन हुए और इस हैवी प्रोडक्शन से हमारी हाईएस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ रही। तो पूछा जाएगा कि कौन से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टार मार्क करते जाइए, जितने स्टार मार्क्स लगाए गए। एक स्टार मार्क यहाँ है कि प्लानिंग पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए कि हाईएस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ किसमें है, तो 4th 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट हो गया। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1969 में हमने बैंकों को नेशनलाइज किया, तो ये भी 4th 5 ईयर प्लानिंग में हुआ। इसके अलावा परिवार नियोजन किसमें हुआ? 4th 5 ईयर प्लानिंग में हुआ। एम याद करना बहुत इजी है, शिक्षा और रोजगार पे ध्यान दिया गया। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो 15 अगस्त 1969। भाई याद रखिएगा 1969 तो वो है कि हमारे यहाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जो चंद्रयान 3 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, सक्सेसफुली लैंड हुआ चंद्रयान 3 हमारा साउथ पोल पे। तो ये इसरो का ही तो कमाल है, हमारे साइंटिस्ट का ही तो कमाल है, वैज्ञानिकों को हमारे सत नमन, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया, कंसिस्टेंसी से लगे हुए थे। एक फेल हुआ कोई बात नहीं, हम दूसरों पे उतरे। ठीक है। तो भाई इसरो की स्थापना कब हुई है? साइकिल से मंगलयान तक। तो कहते हैं ना, सफर अब अपना जारी रखिए, आप कहाँ पहुंचेंगे किसी को नहीं पता। मेहनत जारी रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी तो रहती है, ये मेरा मानना है। और अगर किसी को सीखना है तो इसरो से सीखिए कि मिसाइल पहली साइकिल पे लेके जाई गई थी। तो आप सोचिए ना, 15 अगस्त 1969 को इसरो, तो इसरो की स्थापना, मतलब हमने अपना स्पेस प्रोग्राम भी 4th 5 ईयर प्लानिंग में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर 4th 5 ईयर प्लानिंग में जो कुछ भी हुआ है कमाल हुआ है, हमारी ग्रोथ भी अच्छी रही। तो 4th 5 ईयर प्लानिंग में आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चीजें बहुत अच्छे से समझा दी गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा दी गई हैं। अभी तक आपने 4 5 ईयर प्लान देख लिया और चारों में मजा आ गया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी, आपके नोट्स अच्छे से बन रहे होंगे। चीजों को अच्छे से समराइज कीजिए। 5 ईयर प्लान से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको आप टाल नहीं सकते, किसी भी सेट में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसी में इंडिया पाकिस्तान वार सेकेंड टाइम अटैक हुआ, सेकेंड टाइम। ये पगले एक बार में हार के मानते नहीं है, एक बार मुंह में खाई कुछ नहीं, फिर कारगिल में चले आए। बड़े वाहियात इंसान है, मतलब जिंदगी भर इनको लड़ाई लड़नी है, पता नहीं किस घड़ी में ये हमसे अलग हुए, बिल्कुल अकल नहीं है इन सबके पास। तो वही है, याद रख लीजिएगा, कभी पूछ लिया था 1971 में हुआ है। बाकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, लड़ाइयाँ कौन सी इंपॉर्टेंट हो गई कभी भी, लेकिन क्या करेंगे, है तो पढ़ना पड़ता है। तो अब जानिए इसके बाद कब चलेंगे,
अब ये जो आपका है पंचवर्षीय योजना, ये 5 साल नहीं चलती है, ये 1974 से लेकर 78 तक चलती है। रीजन इसका पॉलिटिकल है, जो यहाँ पे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन याद जाइए कि कौन सी 5 ईयर योजना, पंचवर्षीय योजना 4 ही साल चली, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो 4 ईयर ही रन करती है। इसमें क्या था, गरीबी हटाओ। पूछा जाता है कि भाई किस पंचवर्षीय योजना का पहली बार गरीबी हटाओ नाम बोला गया, तो गरीबी हटाओ किस में आएगा भाई, गरीबी हटाओ आया 5th में। किस में आया, 5th में आया गरीबी हटाओ, बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया। एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायमेंट की, सेल्फ रिलायमेंट का मतलब समझते हैं आत्मनिर्भरता पे। तो सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया, आत्मनिर्भरता। देख रहे हैं दो कंसिस्टेंट 5 ईयर प्लानिंग से आ रही है, 3rd में भी, 4th में भी और 5th में भी, क्योंकि भाई हमें आत्मनिर्भर तो बनना है। तो आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया काफी ज्यादा, कि भाई इस पे जोर देना, बल देना आत्मनिर्भरता पे। तो ये इसके 2 चीफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ऑफ द 5th 5 ईयर प्लान। तो पहली बार गरीबी हटा दो, और ये ऐसी पहली योजना है जो 4 साल चली, तो इसके 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ईयर, दूसरा कितने साल। फर्स्ट योजना है जो कितने साल चली, 4 ईयर चली। तो ये एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है गरीबी हटाओ, ठीक है। यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। पहला किस में आया, गरीबी हटाओ, तो 5th में। कौन सी योजना 4 साल चली, तो 5th, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप सोचेंगे सर 1978 है, इसका मतलब अगला तो 78 से शुरू होना चाहिए। जी हाँ, नहीं, ये शुरू होती है 1980 से। तो आप कहोगे सर एक तो 1996 की जगह 66 की जगह वो कहाँ से शुरू हुआ, 69 से शुरू हुआ था। कहाँ से, 1969 से शुरू हुआ था। तो ये हमारा पहला योजना अवकाश था, फर्स्ट प्लान हॉलीडे था, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है, जी हाँ। तो पूछा जाता है कि फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब है, तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि ये तो 1985 तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी, 1985 तक चलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि 5th से 6th के बीच में, कब, 5th से 6th के बीच में 2 ईयर का अगेन प्लान हॉलीडे आ गया। क्या आ गया, 2 साल का अगेन प्लान हॉलीडे आ गया। और ये सेकेंड प्लान हॉलीडे है, ये क्या है हमारा सेकेंड प्लान हॉलीडे है, जिसे आप योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, योजना अवकाश। तो अभी तक आपने ध्यान दीजिएगा, इसको साथ में कैरी करते चलिएगा। पहला योजना अवकाश किस में आया, पहला योजना अवकाश आया 3rd से 4th के बीच में। किसके, 3rd से 4th के बीच में, जो कि किसका था, 1966 की जगह 1969 में ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ। देख लेते हैं, थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ देखिए, क्या पहला योजना 1966 से 1969, 3 साल का वो हो गया। तो पहला योजना अवकाश किसके किसके बीच में है, 3rd और 4th के। पहला योजना अवकाश किसके, 3rd और 4th 5 ईयर प्लानिंग के बीच में, यहां से यहां तक का उसका अवकाश था। दूसरा किसमें है, सेकेंड योजना अवकाश। सेकेंड योजना अवकाश किसमें आपका आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5th से 6th के बीच में, 5th से 6th के बीच में, मतलब 3rd से 4th, फिर 4th से 5th कंटिन्यू चलता है, 5th से 6th के बीच में आएंगे। और ये क्या हो जाएगा सर, वो 1978 में फिनिश हुआ। तो 1978 में फिनिश हुआ और ये चालू होता है 1980 में। मतलब यहाँ पे 2 ईयर का, कितने ईयर का, 2 साल का, और यहाँ पे कितना, 3 साल का। तो ये योजना अवकाश है। तो सेकंड तो पूछा जाता है कि पहला योजना अवकाश किस 5 ईयर प्लान से किस 5 ईयर प्लान के बीच में आया। तो आपको फटाक से आंसर पता होना चाहिए। आप कहोगे सर 3rd से 4th के बीच में 3 साल का। दूसरा योजना अवकाश किसके किसके बीच में आएगा, फटाक से आंसर करेंगे सर 5th से 6th के बीच में आया था। कब कब आया था, तो सर एक 1966 में फिनिश हुआ और 69 में स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे 3 साल का दिख गया। ठीक है, आपको इसीलिए ईयर को 1951 से रिलेट करके रखेंगे ना, तो याद रहेगा आसानी से। तो सब चीज़ों को लर्न करने के तरीके होते हैं, उसी तरीके पे बिलीव कीजिएगा, चीज़ें आसान रहेंगी। और यहाँ पे आप कहेंगे सर कि यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, ये 78 में फिनिश हो रहा है और 80 में चालू हो रहा है। जब ये 80 में चालू हो रहा है तो 2 साल का आ गया। ठीक है, द फॉरमोस्ट एम ऑफ द 6th 5 ईयर प्लान वॉज रिमूवल ऑफ पुअर्टी। अब आप कहोगे सर 5th का भी क्या था, गरीबी हटाओ। 6th का भी क्या है, लगभग में वही है, गरीबी हटाओ। लेकिन इसी के साथ साथ क्या हुआ, गरीबी हटाओ के साथ साथ एक चीज जोड़ी गई। कहा जाता है कि एक हो जाता है ना कि एक 5 ईयर प्लान में आपका वो एम अचीव नहीं हुआ,
तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसी के साथ क्या बोला गया, गरीबी हटाओ एंड ऑल्सो एम द हायर ग्रोथ रेट ऑफ रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार बढ़ाओ, गरीबी हटाओ रोजगार बढ़ाओ। तो एम क्या हो गया, गरीबी हटाओ रोजगार बढ़ाओ, ठीक है, ये इसका एम हो गया। ये क्या हो गया इसका एम, कि पहले तो हमें पॉवर्टी हटानी है और अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिमूव करना है। इसके अलावा क्या किया गया, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में सुधार, उत्पादक क्षमता में सुधार, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कहेंगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका मतलब क्या है भाई, सीधी बात है कि टेक्नोलॉजी, तकनीकी सुधार हुए हमारे यहाँ, क्या हुए, तकनीकी विकास किया गया, तकनीकी में थोड़ा सा विकास आया, कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई हमारे यहाँ, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो गरीब इकोनॉमिक असमानता थी कि अमीर बहुत अमीर और गरीब बहुत गरीब, उसमें भी थोड़ी राहत मिली, उसमें भी थोड़ा सा लेवल कम हुआ, लोगों के पास जेबों में पैसे आने लगे, इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ने लगी, आप इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज या डिस्पैरिटीज को खत्म करने का मतलब यही हुआ ना कि सबकी इनकम का लेवल अच्छा हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे याद रखिएगा कि 1980 से 1985 में मैंने आपको बैंकिंग हिस्ट्री जब पढ़ाई थी थोड़ी सी बैंकिंग के बारे में, तो आपको बताया होगा 1982 में नाबार्ड बनाया गया। क्या बनाया गया, नाबार्ड बनाया गया। नाबार्ड क्या है, एक एग्रीकल्चर कहा जाता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है जो रूरल एरिया में है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वहां से ये नाबार्ड बनाया गया 1982 में, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है और ये रोजगार बढ़ाओ या अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करो, ये इंपॉर्टेंट है। बस दो ही चीजें दिख रही है मुझे इसमें, और इसके बीच में 5th और 6th के बीच का जो योजना अवकाश है, तो 2 योजना अवकाश अभी आप तक पढ़ लिए। इसको देखिए मैं साइड में इसीलिए लिख रहा हूँ, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लेंगे, तो योजना अवकाश की अलग से जगह बना के वहां लिख लीजिएगा, फिर लास्ट में मैं रिवाइज करा दूंगा। टोटल 12 है, लेकिन अब इसके बाद अभी तक जितने थे इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद सब 2-2 लाइन के हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, अभी तक आपने जितने पढ़े वो काफी इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद आपके जो भी हैं वो थोड़ी सी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-4 स्लाइड्स के बाद सारी चीजों में नॉर्मल टॉपिक्स आपको याद रखने हैं। जैसे इसमें लिखा गया, द प्लान फोकस ऑन द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अ लार्ज स्केल एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कहा गया कि हमारा क्या हुआ, रोजगार, शिक्षा एंड जन स्वास्थ्य का विकास। इसका पहले एम जान लीजिए क्या है, एम जान लीजिए क्या है, और दूसरा आपको इसका ईयर पता होना चाहिए। तो पिछला कब खत्म हुआ है, 85 में, तो ये कब खत्म होगा, 90 में। तो आप कहोगे सर 1985 से लेके 90 भाई क्या किया गया कि फूड ग्रेन्स, खाद्य या अनाजों को, आप कह सकते हैं कि अनाज, खाद्य पदार्थ या अनाज, इन्हें काफी तेजी से ग्रो किया गया लार्ज स्केल पे, एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और रोजगार के अवसर बढ़ाए गए, रोजगार के अवसर बढ़ाए गए। लेकिन क्या ये इसका एम था, नहीं, ये इसका एम नहीं था। इसका एम जो था, एम जान लीजिए, रोजगार तो एम था, एक तो पहला क्या है, रोजगार। तो इसके एम के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। क्या कहेंगे सर, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। इससे पहले क्या बोला गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके अलावा एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। किस पे, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, और किसके पे ध्यान दिया गया, हेल्थ पे, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। तो एजुकेशन एंड हेल्थ पे भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा गरीबी की माप, इसी 5 ईयर प्लान में। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट लिखिए, अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट लिखिए। इंपॉर्टेंट इसमें क्या आएगा, इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे पहले इसी में मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी, क्या है, मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी, मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी, इसे आप कहते हैं गरीबी की माप या गरीबी रेखा, आप कह सकते हैं गरीबी की माप, गरीबी की माप, गरीबी की माप बनाने वाली एक कमेटी। गरीबी को मापने के लिए कि इंडिया में गरीबी का रेट क्या है, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी एस्टैब्लिश की गई। तो फॉर मेजरिंग द पुअर्टी, फॉर द मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी, लकड़वाल कमेटी, क्या बोला जाता है, इसको ऐसे कहेंगे, लकड़वाल
समिति, लकड़वाल समिति, याद रखिएगा, लकड़वाल समिति या लकड़वाल कमेटी, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में यही है। ये एक कमेटी बनाई गई जिसमें यह बोला गया कि पहले पॉवर्टी मेजर कीजिए कि इंडिया में लोगों के खाने पीने का क्या डेली का खर्च है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन बताइए, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के अबव है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के डाउन है, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा देना था। तो उसके लिए एक लकड़वाल समिति बनाई गई, ठीक है। इसी के अलावा इसमें एक नारा दिया गया, कौन सा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है फूड्स, अनाज का ज़्यादा उत्पादन, तो आप इसका नारा कह सकते हैं कि इसका नारा था भोजन। भाई पहले तो क्या चाहिए, लोगों को भरपेट खाना चाहिए, फिर काम चाहिए और उत्पादन, ठीक है। तो भोजन लोगों को मिलेगा तो लोग काम करेंगे, जब काम करेंगे तो फिर उत्पादन भी ज्यादा करेंगे। उत्पादन को क्या कहा जाता है, वही चीज है, देखिए एम्प्लॉयमेंट दी गई, फूड ग्रेन्स को लार्ज स्केल पर, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब ही तो क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब ही तो होता है उत्पादन, ठीक है। तो खाने पे ध्यान दिया गया, काम और उत्पादन, ये एक तरह का उस टाइम का स्लोगन था, ये उस पंचवर्षीय योजना का स्लोगन था कि भोजन सबको मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सबको मिलनी चाहिए, और उसके बाद क्या होता है, आप कहेंगे कि उत्पादन का भी रेट हाईएस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आपका काम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका 1985 से 1990 है। इसी के दौरान योजना अवकाश आता है। फिर अगला योजना अवकाश, थर्ड प्लान हॉलीडे, थर्ड प्लान हॉलीडे आपको सब बैक टू बैक आ रहा है, जी हाँ बैक टू बैक आ रहा है, जो 1991 से 1992 तक, 1991 से 1992 तक। तो इसका मतलब ये किसके बीच में आया, 7th से 8th के बीच में आया। किसके बीच में आया, 7th से 8th के बीच में आपका तीसरा योजना अवकाश आ गया। देख रहे हैं आप, चीजें बदल गई। 7th से 8th के बीच में आपका क्या आ गया, तीसरा योजना अवकाश आ गया, ठीक है। और इसमें क्यों है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे पास मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस इतने बुरे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट कैसे, इसे क्या कहते हैं भाई, आर्थिक संकट कहते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस। सो दैट वाज द एरा दैट वी हैव अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज वी वर अनेबल, आवर कहते हैं ना कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है, जिसमें डॉलर की बात करते हैं, उसमें हमारी बुरी हाल थी। हमारे पास लगभग में डॉलर था ही नहीं पे करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अब वो 1991 से 1992 तक का जो 2 ईयर का योजना अवकाश हो गया, ये थर्ड है। वो किसके बीच में, 7th से 8th के बीच में है। तो टोटल 3 योजना अवकाश है, 3 प्लान हॉलीडेज हैं, ये तीनों मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। अब ये कब शुरू होगा, ये शुरू होगा 1992 से या 1993 से, 1992 से शुरू होगा, और कब फिनिश होगा 1997 को। कब फिनिश होगा 1997 में। ये कौन सा है, 8th 5 ईयर प्लान है, तो 7th में भी काफी आ गया, ठीक है। इसमें याद रखिएगा उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री पीवी नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये ईयर बड़े क्वेश्चन थे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे, वित्त मंत्री कौन होंगे, हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी। कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। भाई इनका इंडियन इकोनॉमी में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है, और 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा 10 साल पीएम बना है 10 ईयर, इसका मतलब उसमें कुछ तो क्वालिटी रही होगी, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे ये। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए हमें बहुत कुछ करना था। तो इसलिए बोला गया ह्यूमन, इसका एक ही टारगेट रखा गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। अब ये हुआ कि हमें ना अपने लोगों को क्वालिटी बनानी है, हमारे लोगों में, हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसके अंदर क्वालिटी रहे, वो एक गुड रिसोर्स बन के कंट्री का विकास करे। तो मानव संसाधन का विकास, या आप कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप इसी को क्या कहोगे, ये एम है, ये क्या है, एम है। तो एम में लिख लो मानव संसाधन का विकास या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या लिख दो, ह्यूमन रिसोर्स। कहते हैं ना कि हर ऑफिस में एक HR होता है, जैसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, उसी का मतलब होता है ना HR, ह्यूमन रिसोर्स, कि काबिल लोगों को कंपनी में अपॉइंट करना, जो उस काबिल हो, जिनने उस फील्ड में काम किया हो, और उनको कम सैलरी पे रखवाना, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हर एक ऑफिस में आपको ये HR मिल जाएगा। आजकल तो ये पोस्ट हो गई, तो वो जो HR है एक टाइप पे टारगेट थे हमारे, कि भाई ये हमारे एम थे, उद्देश्य था कि हम एक HR डेवलप करेंगे। और आज हर एक ऑफिस में आपको HR
मिल जाएंगे, ठीक है। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, तो आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। आप कहिएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसी काल में है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। रोजगार योजना मतलब आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो आप कहेंगे फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस, मतलब भाई इसमें ना 91 92 के बाद इंडिया में उदारीकरण किया गया, लिबरलाइजेशन हुआ, लाइसेंस राज खत्म किया गया, बाहर से एफडीआई अवेलेबल कराई गई कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं कंपनियां, और भारत में मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए, इतना ज़्यादा किया गया कि इंडिया में शेयर बाजार आ गया और इंडिया खुल गया। इंडिया के लिए शेयर बाजार नया था और बाहरी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट धड़ाधड़ यहाँ पे इंडिया में होने लगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी बनाई, प्राइवेट कंपनियां खुलने लगी, उससे पहले सरकार सारी चीज़ों को नियंत्रण करती थी। तो इस दुविधा को देख के सरकार ने कहा कि नाउ लेट्स बी फ्री एंड लेट्स द पीपल डू द बिजनेस, और इस तरह से बहुत सारे सुधार हैं। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द 8th 5-year प्लान वाज टू यूनिवर्सल एजुकेशन एंड एराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, वही हुआ मानव संसाधन का विकास, जिसे कहते हैं कि सबको रोजगार एंड इलिटरेसी, अशिक्षा का अंत, अशिक्षा हटाओ या एजुकेशन बढ़ाओ। तो सीधी बात है, जब आप एजुकेशन बढ़ाओगे तो डेवलप क्या होगा, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब 9वीं और 10वीं देख लीजिए फटाफट, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। तो 3 योजना अवकाश आपको दिख चुके हैं, 3 प्लान हॉलीडेज आपको दिख चुके हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वी आर अबाउट टू एंड आवर लेक्चर, चलिए देखते हैं 9th 5-year प्लान क्या है। इट फोकस्ड ऑन द ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। क्या है, सोशल जस्टिस ऑन इक्वलिटी, मतलब न्यायपूर्ण वितरण और सामाजिक समानता के साथ विकास। कहा जाता है न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, मतलब समानता के साथ विकास। भाई ये विकास तो मतलब कहीं मिल जाता तो मैं इसको पकड़ लेता। वैसे मेरा एक दोस्त है विकास, हालांकि उसमें कोई डेवलपमेंट के लक्षण दिखते नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई इसका ईयर वगैरह किसी को कंफ्यूजन है? नहीं भाई, 1997 में चालू हो जाएगा ना और 2002 में चलेगा, ठीक है, 2002 में। अब आई थिंक आप इसमें बॉर्न हो चुके होंगे, नहीं बॉर्न होंगे तो 2004-5 में बॉर्न हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इट फोकस ऑन द ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस का मतलब ये हो गया कि न्यायपूर्ण, एंड इक्वालिटी का मतलब समानता के साथ विकास। प्रायोरिटी वाज गिवन टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण एरिया को डेवलप किया जाए, क्योंकि अब तक जो हमारे पास अच्छी इंडस्ट्री हो गई, हमने एजुकेशन में काम कर लिया, हमने एग्रीकल्चर में काम कर लिया, हम मानव संसाधन पे आ गए, मतलब हम धीरे धीरे ग्रोथ में आ चुके हैं। हमारे यहाँ इसरो हो गया, हमारे यहाँ बैंक हो गया, बैंकिंग्स हो गई। अब हमारा काम क्या है, अब हम आएंगे कि ग्रामीण विकास किया जाए, क्योंकि शहर तो विकसित हो गए लेकिन गांव में अगर विकास नहीं पहुंचे तो क्या पहुंचा, ठीक है। तो बोला गया कि डेवलपमेंट फॉर द जनरेटिंग एडिक्वेट प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पुअर्टी। गरीबी हटाइए, और गरीबी कैसे हटाएंगे, जब आप गांव पे, क्योंकि अब गरीबी कहाँ, शहरों से भाग चुकी थी गांव में, तो गांव का विकास किया जाए। प्रोविजन टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ, स्वच्छ पानी, बेसिक जो उसका स्वास्थ्य है, प्राइमरी हेल्थ, पीएचसी फैसिलिटी, शेल्टर एंड कनेक्टिविटी टू ऑल। रोडों का निर्माण किया गया, लोगों को कनेक्ट किया गया, ये सारी चीजें की गई इसमें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आ जाते हैं 10th 5-year प्लानिंग में। टोटल 12th है, तो आप बस पहुंचने वाले हैं अपने टारगेट पे, ठीक है। इसके बारे में इतना जानिए कि 2002 से, जब मैंने बोला ना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए इसमें ज्यादा आपको डिस्कस करना नहीं है। 2002 से 2007 और फिर वही है, एम में गरीबी हटाओ, बेरोजगारी को समाप्त करना है और अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। इसमें आप सीधे जान लीजिए कि गरीबी और वो सारी तो सेम है। डबल द पर कैपिटा इनकम, ठीक है, डबल द पर पर्सन इनकम कह सकते हैं, पर पर्सन इनकम, या आप कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, क्या कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय, इसको डबल करना है। इसे क्या करना है, डबल करना है इन नेक्स्ट 10 ईयर। इन नेक्स्ट 10 ईयर 2007 से 2017 पकड़ लीजिए या 2012 पकड़ लीजिए, ये डिपेंड करता है कि इसको भी 5 ईयर कंसीडर करते हैं तो। ऑब्जेक्टिव्स वाज
सस्टेनेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इक्वली बांटा जाए, ठीक है, टू द सोशल सेक्टर एंड मेजर इंप्रूवमेंट इनटू द गवर्नेंस फॉर द इफेक्टिव ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से यूज किया जाए, रिसोर्सेज का एक बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए, ये इसमें ध्यान में रखा गया। क्योंकि क्या है भाई, अब सबको अगर बराबर रिसोर्स मिलेंगे तो सब बराबर से डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। टू रिड्यूस द जेंडर गैप एंड लिटरेसी एंड वेजेस रेट टू द गिवन सस्टेन एक्सेस टू द ड्रिंकिंग वाटर, सबको साफ पानी मिले, सभी विलेजेस में अच्छा पानी मिले, लोगों को पीने का पानी अच्छा मिले, वेजेस रेट जो भाई मिनिमम मजदूरी है वो मिले, मिनिमम जो उसकी मजदूरी है वो कंफर्म किया जाए कि इससे कम पैसे में तो किसी को काम नहीं करवाना है। इसी के अलावा रिड्यूस जेंडर गैप, जेंडर गैप लिटरेसी मतलब लड़के सब पढ़े सब बढ़े, क्या बोला गया, सब पढ़े सब बढ़े। भाई मैं इस जनरेशन में पढ़ रहा था, सब पढ़े सब बढ़े, तो वो यहाँ पे नारा लगा रहता था कि लड़का लड़की दोनों स्कूल जाएंगे, इस तरह के बड़े सारे एडवर्टाइजमेंट आते थे। मुझे याद है 2002 का मतलब मैं क्लास 5-6 में रहा हूँगा शायद, या 5th या 6th में रहा हूँगा, तो इस हिसाब से आइडिया लग जाता है कि ये इतने में तो अकल रहती है ना कि टीवी पे क्या न्यूज़ आ रही है, क्या चलता है, तो उसमें आता था सब पढ़े सब बड़े, लड़की भी स्कूल जाएगी, इस तरह के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलाए गए, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि लड़कियों को भी स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि जेंडर इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ थी, ठीक है। अब आते हैं 11वीं और 12वीं पे, और इसी के साथ आपकी चीज़ें खत्म होगी। तो आ जाते हैं 11th पे। 11th आपकी कब चली, 2007 से लेके 2012 तक, ठीक है, और अगली कब चलेगी, 2012 से लेके 2017 तक। थीम क्या था 11th 5 ईयर प्लान का, इसमें बोला जाता है तीव्रतम एंड समावेशी विकास। क्या बोलेंगे, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। समावेशी का मतलब समझते हैं ना, नहीं समझते हैं, समझा देते हैं भाई, क्यों परेशान है, नहीं हिंदी आती तो इंग्लिश देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना होगा आप लोगों ने, जी हाँ सुना है। तो यहाँ लिखा 11th ईयर प्लान वाज टुवर्ड्स द फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वाज इंट्रोड्यूस इन दिस प्लान। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कब की गई, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ, याद रख लीजिए, इंक्लूसिव ग्रोथ समावेशी विकास, ये 11th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया है। यहां से यही एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और आ जाते हैं लास्ट में 12th 5 ईयर प्लान, इसी में वही है, तीव्रतम तो रहेगा ही, समावेशी रहेगा ही, इसी में सस्टेनेबल आ जाएगा। समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इसमें क्या आएगा, फास्टर, तीव्रतम, तीव्र, फिर समावेशी, देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है, समावेशी और सतत। सतत तो शब्द कहा जाता है, जैसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब सतत, तीव्र, समझ में आ गया। तीव्र मतलब फास्टर, सस्टेनेबल, समावेशी, ये सारी चीजें आ गई। एलिमिनेशन ऑन द जेंडर एंड सोशल गैप बाय द एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल कॉम्प्लीमेंटिंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बाय द एंड ऑफ द प्लान पीरियड। मतलब स्कूलों में वो कहते हैं ना कि फ्री एजुकेशन आ गया, मिड डे मील आ चुका था अब तक, ठीक है, स्कॉलरशिप आ चुकी थी, तो कोशिश की जाए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एजुकेशन लें, ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट बढ़ाया गया, ठीक है, यही किया गया। और इसी के बाद कहा जाता है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, क्योंकि भाई 2014 में बीजेपी सरकार आ चुकी थी, क्या आ रही थी, बीजेपी सरकार आ गई, तो 1 जनवरी 2015 को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसे आप मंत्रिमंडल कहेंगे, क्या कहेंगे, मिनिस्टर्स ने यह तय किया कि नाउ नो मोर 5 ईयर प्लानिंग, और क्या स्टार्ट किया गया, नीति आयोग, इसको हटा के क्या बोल दिया गया, नीति आयोग, जिसमें अब ये 1 साल का 1 ईयर का प्लान लेके चलते हैं। अब इसे 5 सालों की प्लानिंग नहीं चलती है, ठीक है, नीति आयोग का गठन किया गया। तो अब नीति आयोग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ से जानेंगे कि नीति आयोग क्या है, तो इसको कभी किसी अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में कवर किया जाएगा। और इसी के साथ 5 ईयर प्लानिंग का द एंड होता है। आई थिंक अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एसएससी पॉइंट के साथ बने रहिए। चीजें हम और आप मिलकर आपके लिए आसान करने वाले हैं। बाय एवरीवन।